इसके पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में चर्चा की थी, लेकिन क्या ऐसा कारण था कि मौर्य वंश का पतन हो गया? इनका कारण यह था कि अशोक का युद्ध नीति त्याग देना और अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना। अशोक ने बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी का अयोग्य होना था। साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ यानी जुलाई महीने से होती थी। तो मौर्य के पतन के बाद शुंग वंश आता है 185 ईसा पूर्व से 78 ईसा पूर्व तक। मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा का पुराना नाम बेसनगर था, जो एमपी में है। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। इसने बहुत बौद्ध स्तूपों का मठों को ध्वस्त कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़की को तांबे का कराया, जबकि अरहुत यह भी मध्य प्रदेश में है, इसकी खिड़की को पत्थर का बनवाया। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, मनु ने मनुस्मृति लिखा। इसके समय 2 यवन अर्थात विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही आक्रमण के पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा असफल कर दिया। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मियांडर यानी कि मिलिंद ने किया। मिलिंद को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसकी जानकारी नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्नों से मिलती है। कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ बरार, जो कि महाराष्ट्र में है, उसे जीत लिया था। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। इस वंश के शासक भागवद्र के दरबार में यवन विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था, जिसकी गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है। विदिशा स्थित इस अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती थी। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी और इसके स्थान पर कण्व वंश की स्थापना कर दी। कण्व वंश 78 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक चला है। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी और उसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सातवाहन वंश प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश में था। ये इस वंश के संस्थापक सिमुक थे। प्रारंभ में यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान था। सातवाहन में सबसे योग्य शासक हाल था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नाहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सतकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोगलथंबी के मिले सिक्के से मिलती है, जिसके एक ओर जीपीएस एवं दूसरी ओर नाहपान बना है। इस वंश का अगला शासक
वशिष्ठ पुत्र पुलमावी था। इसके समय पुनः उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी था। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने देना शुरू किया, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने दिया। वेतन के बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था सातवाहन ने प्रारंभ किया, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं ने किया। सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक था। यहाँ नाम से पहले माता का नाम लिया जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होता था। इस समय सीसा के सिक्का का प्रयोग होता था। चांदी के सिक्कों को कांस्य पर्ण कहते थे। सातवाहन साम्राज्य की भूमि गोदावरी नदी घाटी में थी, जिस कारण यह अत्यधिक उपजाऊ थी। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय से सबसे उपज भूमि थी।